हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परसिवरेंस आईएएस। आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करेंगे, जो आपके जीएस पेपर 1 के मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1776 के साथ। अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ने के पहले यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमारा सारा डिस्कशन इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट वी विल लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, दैट व्हाई इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, क्योंकि आप सभी को पता है अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। फिर हम लोग ये देखेंगे व्हाई इट वाज अ स्ट्रगल और रिवॉल्यूशन ऑफ व्हाइट अगेंस्ट द व्हाइट, क्योंकि 90% ऑफ द अमेरिकन ब्रिटिश ओरिजिन की थी, आपको ध्यान रखना है। तो फिर अमेरिकन ब्रिटिशर से लड़ क्यों रहे थे। फिर लास्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द चेंजेस अमेरिकन रिवॉल्यूशन हैज इनिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके क्या इंपैक्ट पड़े। उसका इंपैक्ट ना सिर्फ अमेरिका पे पड़ा बल्कि यूरोप और इंडिया के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाता है। और जब आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ोगे तो यहाँ पर मैंने आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनका आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो लेक्चर के बाद आपसे सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1776 के साथ। मैंने आपको बताया अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ने के पहले हम समझेंगे व्हाई डिड रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन अमेरिका, कि अमेरिका के अंदर ये रिवॉल्यूशन क्यों होता है। तो उसके पीछे यहाँ पर मैंने 3 रीजन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज द रोल ऑफ अफेक्शन, मींस अमेरिकन और ब्रिटेन के बीच का जो बॉन्ड था, जो उनके बीच का प्रेम था, वो कम हो गया था। तो क्यों हो गया था, क्या रीजन थे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था जिसके कारण अमेरिकन ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे। दूसरा हम देखेंगे रोल ऑफ मैच्योर्ड स्टेट ऑफ अमेरिकन। अमेरिका का जो स्टेट था, मतलब अमेरिका जो देश था, वहां पर लोग बहुत मैच्योर्ड थे। दे वर मैच्योर्ड पॉलिटिकली, दे वर मैच्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली, दे वर मैच्योर्ड इकोनॉमिकली, दे वर मैच्योर्ड सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली, सोशली। तो ऐसा क्या रीजन था कि यूएस वाले इतने ज्यादा मैच्योर्ड हो गए थे जिसके कारण उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन कर ली, वो भी ब्रिटेन जैसे पावरफुल देश थे। तीसरा हम देखेंगे रोल ऑफ चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। भाई ब्रिटिश तो बहुत समय से अमेरिका के ऊपर रूल कर रहा था, बट ऐसे क्या इमीडिएट रीजन थे जिसके कारण अचानक से अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है और अमेरिका एक न्यू इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रोल ऑफ अफेक्शन अमंग अमेरिकन विद द ब्रिटेन। मैंने आपको बताया कि उनके बीच का जो बॉन्ड था वो बहुत वीक हो गया था। अब मैंने बताया कि जो सारे बच्चे 90% ऑफ द अमेरिकन वर ऑफ ब्रिटिश इन ओरिजिन, तो ये बच्चे अपने ही फोर फादर से क्यों नाराज हो गए थे और ये बच्चे अमेरिका से इनके फोर फादर्स को क्यों निकालना चाहते थे, उस आंसर को जानने की कोशिश करते। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि जो भी लोग अमेरिका में थे, जो ब्रिटेन से आए थे, वो किसी ना किसी मजबूरी के तहत आए थे, अंडर सम काइंड ऑफ कंपल्जन। सबसे पहले मैंने दिखा सम वर डिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ लोगों को तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, डिपोर्ट कर दिया था एज अ पनिशमेंट, कि अब जाओ और अमेरिका में रहना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग चर्च के परसिक्यूशन से बचने के लिए ब्रिटेन को छोड़ के अमेरिका चल गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने बताया कि ब्रिटेन की जो सोसाइटी थी वो कंजर्वेटिव थी, वहां पे चर्च बहुत ज्यादा, रिलीजन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। तो वो ऐसी पनिशमेंट भी दे देता था कई बार, जिससे बचने के लिए लोग कहां जा रहे थे, अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। कुछ लोग माइग्रेट कर गए थे फॉर द बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट कर गए थे। और कुछ मूव कर गए थे अमेरिका टू लिव अ फ्री लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाले कॉन्सेप्ट के साथ जीने के लिए कुछ लोग अमेरिका चले गए थे, क्योंकि जो ब्रिटेन की सोसाइटी वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हुआ करती थी। ये पहले मैंने आपको बताया दैट द पीपल लिविंग इन अमेरिकन कॉलोनीज हैड मूव्ड टू अमेरिका अंडर सम काइंड ऑफ कंपल्जन। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द अमेरिकन पीपल। अब जो ब्रिटिश लोग अमेरिका में मूव करे, जो माइग्रेट करे, वो वहां पर क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं। क्योंकि मैंने देखो आपको बताया कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के बीच का जो बॉन्ड था वो काफी वीक हो गया था। सो व्हाई दिस बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट वाज वेरी वीक। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स अमेरिका मूव कर रहे हैं वो कोई ना कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनको लहाई नहीं की नहीं आ रही है, हमारे लोग ऐसा उनको लगता ही नहीं था। तो ऐसी क्या डिफिकल्टीज थी जो अमेरिकन फेस कर रहे थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब जो अमेरिकन थे, जब वहां रहते थे तो उनको ये पता चला कि उनको बहुत मेहनत करना पड़ी, कई जनरेशंस लग गए उनको टू मेक देयर लिविंग एंड डेवलप देम इकोनॉमिकली। क्योंकि जब वो उस देश में गए थे तब वहां पर कुछ भी नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, घास के मैदान थे, प्रेरीज थे, जिसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते थे, काफी थिक ग्रासेस थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सारी चीजें खुद से डेवलप करी। देवर सेल्फ डेवलप, सेल्फ रिलायंट पीपल। तो उन्होंने खूब मेहनत करी, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका को बनाया। और जब ब्रिटेन ने उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू करा तो ये बिल्कुल अमेरिकन को बात पसंद नहीं आएगी। दूसरा रीजन मैंने देखा, दे हैव टू फेस द wrath ऑफ नेचर एंड अटैक ऑफ नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन मतलब जो इनको रेड इंडियंस बोलते हैं, कि जब ये नॉर्थ अमेरिका गए तो वहां पर भी ऑलरेडी कुछ लोग रहते थे जो वहां के मूल निवासी थे, जिनको इंडियंस भी बोला जाता था। तो उनके साथ भी ब्रिटिशर्स को लड़ाई करना पड़ रही थी अमेरिका में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नेचर के साथ नेचर की फ्यूरी को भी उन लोगों को सहना पड़ रहा था। लैंड वाज कवर्ड विद थिक ग्रासेस एंड डिफिकल्ट टू रिमूव, क्योंकि मैंने बताया वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स थे।
किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, और वहां पर उनको ब्रिटिश से कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण अमेरिकन और ब्रिटिश का जो बॉन्ड था वो काफी वीक हो गया था। द बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट वॉज वेरी वीक। अब आगे चलते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको रीजन कि भाई व्हाई डिड रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन अमेरिका, तो पहले तो मैंने बताया बॉन्ड वाज वेरी वीक बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स। दूसरा मैंने बताया था रोल ऑफ मैच्योर्ड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका का जो स्टेट था, अमेरिका जो कंट्री थी वो काफी मैच्योर्ड थी। तो कैसे? तो दे वर मैच्योर्ड पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंस्टीट्यूशनली। अब देख लेते हैं, वहां पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन थे जो ऑलरेडी डेवलप थे। वहां पर जो 13 कॉलोनीज थी, दे वर ऑलरेडी हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर, मतलब वो अपने लॉज वगैरह खुद बनाती थी। बाय द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिड आते आते सारी कॉलोनीज अपने लेजिस्लेचर लेके बैठी हुई थी, सारी कॉलोनीज अपने लिए लॉज खुद बनाती थी। तो फिर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? अगर ब्रिटिशर्स अब इनके लिए लॉज बनाएंगे तो इनको पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो रोल ऑफ मैच्योर्ड स्टेट ऑफ अमेरिका में मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर हैंडल्ड बाय द अमेरिका। चूंकि अपनी लेजिस्लेचर चलाते थे तो सारी पोस्ट पे भी अमेरिकन ही हुआ करते थे। अमेरिकन ऑल्दो दे वर ब्रिटिश इन ओरिजिन, पर हुआ तो अमेरिकन ही करते थे। अब अगर ब्रिटिशर्स उनको हटा के अपनी जगह आने की कोशिश करेंगे, अपने लोगों को भेजने की कोशिश करेंगे, तो उनको पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड ब्रिटिश कंट्रोल वाज वेरी लिमिटेड टू द टॉप लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मान लो ये एक पिरामिड बना देता हूं, तो सारी जगह अमेरिकन लगे हुए, बस ब्रिटिश के कुछ टॉप लोग वहां पर, टॉप ऑफिशियल्स खाली बैठे हुए हैं, वो नाम मात्र के लिए बैठे हुए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो अमेरिकन स्टेट वाज वेरी मैच्योर्ड पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ दे वर सोशली मैच्योर्ड। वहां पर सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और अमेरिका की खुद की आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है कि वहां पर सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डेवलप होना शुरू हो गए थे, जैसे ब्रिटेन में थे। फिर अमेरिका का जो कल्चर था वो डेवलप होने लग गया था 18th सेंचुरी से। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस अमेरिकन कल्चर? तो अमेरिका का जो कल्चर था, इट वाज अ मिक्स कल्चर। मिक्स कल्चर मतलब देखो, अमेरिका में ब्रिटिश लोग भी रह रहे थे, इटली के लोग भी रह रहे थे, फ्रेंच लोग भी रह रहे थे। तो बोले फ्रेंच इटली के साथ मिल गया, या फ्रेंच ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया, तो सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह रहे थे। तो एक नई आइडेंटिटी बना ली थी उन्होंने, बोला हम तो अमेरिकन कल्चर के साथ रह रहे हैं। तो वहां पर एक नया कल्चर डेवलप हो रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया, दे वर डेवलप्ड सोशली, रिलीजियसली, दे वर डेवलप्ड कल्चरली। तो ये मैंने आपको बताया, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बन चुकी थी। और जब ब्रिटिशर्स बोलेंगे नहीं आप फ्रेंच के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, ये सब नहीं चलेगा, तो भाई ये बोलेगा भाई मैंने तो शादी कर ली है एक फ्रेंच लड़की से या फ्रेंच लड़के से, तो आप हमको कैसे मना कर सकते हो? फ्रेंच आपके दुश्मन हो गए, लेकिन हमारे दुश्मन थोड़ी है। फिर उनका अगर हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखें, क्योंकि उन्होंने बताया अमेरिका का जो स्टेट था वो काफी डेवलप हो चुका था, सोशली, रिलीजियसली, कल्चरली, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिवली। और अब हम लोग देख लेते हैं वो इकोनॉमिकली भी काफी डेवलप हो गए थे। वहां पर प्लांटेशन इंडस्ट्री थी जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। अमेरिका के जो मर्चेंट्स थे, देवर एक्टिव इन इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड। वो तो बोले एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक व्यापार कर रहे थे। इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट काफी अच्छे डेवलप हो चुके थे वहां पे। और अमेरिकन किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं थे फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी। वो तो सेल्फ रिलायंट पीपल थे, उन्होंने खुद ने अपने देश को बनाया हुआ था। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका में इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी कितनी स्पीड से हो रही है। अमेरिका ने एनलाइटनमेंट के आइडियाज को भी एब्जॉर्व करा था, मतलब उन्होंने कंजर्वेटिव सोच को छोड़ दिया था। और इंटेलेक्चुअल्स लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, पैट्रिक हेनरी, इनके आइडियाज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अमेरिका को हम बोल सकते हैं देवर ऑल्सो वेल एडवांस इंटेलेक्चुअली। वो हर चीज में बोले नॉलेज लगाते थे, साइंस लगाते थे, ओके, थॉट प्रोसेस डेवलप करवाते थे। सो देवर अवेयर। हाँ, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब वो ये सारी चीजें कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स उनको रोकना चाहते थे, लेकिन अमेरिकन वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ द ब्रिटेन। और वो ये भी जानते थे कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ ब्रिटेन की टेरिटरी के लिए लॉस बना सकते हैं, नॉट फॉर द अमेरिका। सो वो लॉस को इवन एक्सेप्ट करने से भी मना कर देते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दे वर एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। अमेरिकन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कैरी द बर्डन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो अब ऐसे अमेरिकन को जो हर तरीके से डेवलप है, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके ऊपर एक थर्ड पार्टी आएगी, थर्ड कंट्री आएगी और वो उनके ऊपर रूल करेगी। तो कभी ना कभी तो ये रिवॉल्यूशन होना ही था। आगे चलने के पहले फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग भी यूपीएससी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन परसीवरेंस आईएएस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फुल कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 1 ईयर, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे व्हाई डिड रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन अमेरिका। हम लोगों ने 2 रीजन देख लिए थे उसके पीछे। अब थर्ड रीजन देख लेते हैं, दैट द रोल ऑफ चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि टिल 1763 द ब्रिटिश रूल इन अमेरिका वर लार्जली सिंबॉलिक एंड नॉमिनल। इसका मतलब क्या है कि 1763 तक
जो ब्रिटिशर्स अमेरिका के ऊपर रूल करते थे वो सिर्फ सिंबॉलिक थे और नॉमिनल थे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 1763 के पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर एक ज्योग्राफी बताता हूँ। भाई ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, नीचे क्या है बोले मैक्सिको है, ऊपर क्या है यूएसए है, और यूएसए के ऊपर क्या आ जाता है बोले दिस इज कनाडा। तो पहले 1763 के पहले कनाडा में रहते थे फ्रेंच लोग, मतलब कनाडा को रूल करते थे फ्रेंच लोग। तो ब्रिटिशर्स को हमेशा डर था कि अगर यूएसए के ऊपर हार्ड हैंडेडली रूल करा तो वो कनाडा चले जाएंगे और फ्रेंच से जाके मिल जाएंगे और वो ब्रिटिशर्स को ही पूरे कॉन्टिनेंट से भगा देंगे। लेकिन 1763 में जब ब्रिटिशर्स ने कनाडा को फ्रेंच से छुड़ा लिया तो अब उनको नॉर्थ से आक्रमण का डर नहीं बचा, जिसके कारण उन्होंने अपना नेचर चेंज किया। तो जिसी को मैंने लिखा रोल ऑफ चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, और जिसके बाद ये सारा विवाद होना शुरू हुआ और उसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो 1763 के पहले की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन्स वर लिविंग द लाइफ ऑफ कंप्लीट फ्रीडम विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। 1763 के पहले अमेरिकन्स जो रहते थे, ऑल्दो वहां पर नॉमिनल और सिंबॉलिक रूल तो हो रहा था ब्रिटिशर्स का, बट दे वर ऑलमोस्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, ये आपको ध्यान रखना है। और इवन अमेरिकन्स कम टैक्सेस देते थे कंपेयर टू द ब्रिटिश सिटीजन, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1763 के बाद सारी पिक्चर बदल जाती है। मैंने और भी दिया हुआ है, बिफोर 1763 अमेरिकन कॉलोनीज वाज नॉट अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक गेन्स फॉर द ब्रिटिशर्स, बट इट वाज फॉर द सिग्निफिकेंस एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कि भाई क्यों रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स? ओनली फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड सेरेमोनियल पर्पस, ताकि उनका सूर्य कभी अस्त ना हो। बोलते ना सनसेट नहीं होता था, क्यों? क्योंकि बोले यूएसए में भी रूल करते थे। द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस वर कीपिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन चेक। The American Empire was matter of great prestige for the British Crown because it was not letting sun set on the British Empire. ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो 1763 के पहले, मैंने डेट यहां पर लिख देता हूं, बिफोर 1763 ऑल वाज गुड, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, अमेरिकन को भी ब्रिटिशर से प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज फ्रेंच वाज देयर इन द कनाडा, और ब्रिटिशर्स को हमेशा डर था कि अगर अभी अमेरिकन को परेशान किया तो जल्दी से कनाडा चले जाएंगे और फ्रेंच के साथ मिल जाएंगे। सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंपोज कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस ऑन अमेरिकन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रेंच पीपल इन द कनाडा। लेकिन 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 बाद में क्या हुआ? 1763 के बाद जब कनाडा ब्रिटिश के अंडर में आ गया, तब फिर अमेरिकन के ऊपर स्ट्रिक्ट कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिसके कारण अमेरिकन रिवॉल्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। अब देखना 1763 मैंने आपको डेट बताई, तो 1763 के बाद से तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो उसके पहले 7 साल की लड़ाई चली बिटवीन फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, जिसके बाद कनाडा किसके अंडर में आ गया? कनाडा मूव्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, और फ्रेंच यहां पर हार जाते हैं, मतलब फ्रेंच ने अपनी एक कॉलोनी को लूज कर दिया है। जिसके बाद फियर ऑफ पॉसिबल फ्रेंच इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वाज नो मोर, क्योंकि कनाडा नॉर्थ में था यूएसए के, तो नॉर्थ से कोई इन्वेजन हो नहीं सकता था। तो जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रू फेस दिखाना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत दिखाना शुरू करी और कॉलोनियल रूल को इंपोज करना शुरू कर दिया ओपनली अमेरिकन के ऊपर। और अमेरिकन मैंने बताया उनकी हिस्ट्री कैसी थी, उनकी ज्योग्राफी कैसी थी, वो लोग कैसे रह रहे थे, कितनी मेहनत से उन्होंने उस देश को बनाया था। तो ये सब चीजें अब उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली थी, जिसके कारण उनके बीच का बॉन्ड भी कैसा होने वाला है, काफी वीक होने वाला है, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन अब स्टार्ट होने वाला है। ब्रिटेन सफर्ड सीरियस फाइनेंशियल लॉसेस ड्यूरिंग द 7 इयर्स वॉर। अब जो उसने 7 साल की लड़ाई लड़ी थी ब्रिटेन ने, अब उसको वो पैसा भी रिकवर करना था। तो बोले वो पैसा भी कहां से रिकवर करना चाहते थे? वो लोग अमेरिका से रिकवर करना चाहते थे। और अब ये सब चीजें अमेरिकन पसंद करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कंपनसेट दिस लॉस फ्रॉम द अमेरिकन बाय इंपोजिंग टैक्सेस ऑन द अमेरिकन। अब अमेरिकन के ऊपर टैक्सेस लगाना चाहते थे, तो क्या ये चीज भी अमेरिकन को पसंद आने वाली? बिल्कुल भी नहीं। So it significantly changed the nature and character of British rule after 1763. So 1763 is very important for the American Revolution, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके पहले 7 साल की लड़ाई हुई थी between the Britishers and the French. अब देख लेते हैं 1763 के बाद ऐसा क्या करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, जिसके कारण अमेरिकन रिवॉल्यूशन इतनी स्पीड पकड़ लेता है। गवर्नमेंट बनती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड ग्रैनविले की, उन्होंने नंबर ऑफ लॉस को इनेक्ट किया आफ्टर 1763। अब वो लॉस के मैंने नाम दिए, लाइक द शुगर टैक्स ऑफ 1764, करेंसी टैक्स लगाया, स्टैंप एक्ट लगाया, और ये क्वार्टरिंग एक्ट लगा। अब ये क्वार्टरिंग एक्ट क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस क्वार्टरिंग एक्ट? क्वार्टरिंग एक्ट बोलता था कि अगर कॉलोनी में जो भी मिलिट्री वगैरह स्टेशन है, तो उनके खाने पीने का खर्चा, उनके क्वार्टर का खर्चा, उनके फ्यूल का खर्चा, उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हैज टू बी बोर्न बाय द कॉलोनी। मतलब अगर ब्रिटिश फोर्सेस इंडिया के अंदर है, तो ब्रिटिश फोर्सेस को रहने के लिए क्वार्टर, उनका फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ड्रिंक्स, ये सब का खर्चा कौन को उठाना पड़ेगा? उस कॉलोनी को उठाना पड़ेगा। और इस केस में कॉलोनी कौन है? बोले अमेरिका। तो ये सब अमेरिकन को पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज
क्वार्टरिंग एक्ट ऑफ 1765। फिर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ स्टैंप एक्ट, मतलब स्टैंप ड्यूटीज वगैरह लगाना शुरू कर दी, जिसके थ्रू उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर पे, पैम्पलेट्स पे, कार्ड पे, डाइसेस पे, सब चीजों पे उन्होंने क्या लगा दी, स्टैंप ड्यूटीज लगा दी, मतलब टैक्सेस इंपोज करना स्टार्ट कर दिए। तो ये स्टैंप ड्यूटीज वगैरह भी अब अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही थी। करेंसी एक्ट लगा दिया। मैंने आप लोगों को बताया कि जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, उनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेचर थी, वो अपने खुद के लॉज बनाते थे, वो अपनी खुद की करेंसी यूज करते थे, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड भी करते थे। तो इनको बोला आपसे आप अपनी करेंसी नहीं प्रिंट कर सकते। अब ये भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, स्पेशली तब जब बहुत ज्यादा करेंसी शॉर्टेज थी और अमेरिका का ट्रेड एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटेन कहीं ना कहीं अमेरिकन को ट्रेड करने से भी रोक रहा था। फिर आगे चलते हैं। 1767 में Towns and duties were imposed on American. These were indirect taxes on the essential goods. बोले गुड्स के ऊपर भी टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिए। सर्विसेज टैक्स, जैसे हमारे यहाँ लगता है जीएसटी, तो बोले इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगा दिए। मतलब अब पावरफुल तरीके से रूल करना स्टार्ट कर दिया। भाई उन लोगों के पास ऑलरेडी उनकी लेजिस्लेचर थी, उनकी लेजिस्लेचर उन पर ऑलरेडी टैक्सेस वगैरह इंपोज कर रही थी। अब ब्रिटेन ने एडिशनल टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण अब ये सारे चीजें अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही थी और वो अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही थी और ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट कर रहे थे। सो द कॉलोनियल रेगुलेशंस ऑफ द प्रीवियस ईयर सच एज नेविगेशन एक्ट, जो मैंने आपको बताया, नेविगेशन एक्ट को भी बताता हूं मैं थोड़ी देर से, क्या था, वर आल्सो इंपोर्ट रिजिडली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन अमेरिकन। नेविगेशन एक्ट का मतलब क्या है कि भाई कोई भी शिप अगर आपको ट्रेड करना है और अगर आप ब्रिटेन की कॉलोनी है, तो पहले उस शिप को लंदन जाना पड़ेगा, फिर वो लंदन में टैक्सेस पे करेगा, उसके बाद वो दुनिया में कहीं भी जाएगा। तो नेविगेशन एक्ट भी लगा दिया गया अमेरिकन के ऊपर। तो आप सोचो, बोले अमेरिकन को शिप कहां भेजना है, इंडिया भेजना है, पर बोले अमेरिका से शिप चलेगा, पहले लंदन जाएगा, फिर लंदन से घूम के इंडिया आएगा और वहां पर टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ेंगे। सो नेविगेशन एक्ट वगैरह लगा दिए गए थे। तो इससे अब क्या हो रहा था, अमेरिकन को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अपन मैंने लिखा हुआ इन 1651 द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द फर्स्ट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द नेविगेशन एक्ट डिक्लेयर्ड दैट ओनली इंग्लिश शिप would be allowed to bring goods into England। बोले अब अगर इंग्लैंड में गुड्स भी भेजना है तो नेविगेशन एक्ट एक चीज और बोलता है कि अगर इंग्लैंड में आपको कोई भी गुड्स भेजना तो सिर्फ इंग्लिश शिप ही ला सकते हैं। मतलब आप गुड्स बना के रखो, हमारे शिप आपके आएंगे, आप उनका आने जाने का भाड़ा देना और वही शिप उसको गुड्स को इंग्लैंड लेके आएंगे, जिससे एक तो इनको खतरा नहीं रहता था, प्लस इनके लोग व्यापार भी अच्छा कर पा रहे थे। तो अब अमेरिकन को जब इन्होंने लूटने की कोशिश करी तो अमेरिकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन की कहीं ना कहीं शुरुआत करते दिखाई देंगे। So Americans were aware of the nature of parliamentary democracy of the Britain and its functioning। उनको पता था कि हमारे फोर फादर्स और ये कितने बड़े लुटेरे हैं और इनसे डील कैसे करना है। और उनको ये भी पता था कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो सिर्फ ब्रिटेन की टेरिटरीज के लिए होते हैं और हम लोग तो ब्रिटेन का पार्ट है नहीं, बिकॉज वी हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम उनके लॉस को भी फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दिया हुआ टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरेनी। बोले टैक्स लगा रहे हो आप और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है। और ये स्लोगन काफी जेम्स ऑटिस का काफी इंपॉर्टेंट भी हो गया था और उस समय रिवॉल्यूशन के लिए गाइडिंग फैक्टर बन गया था। तो जेम्स ऑटिस कॉइन्ड द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बोले हम टैक्स नहीं देंगे अगर आप हमको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, क्योंकि पार्लियामेंट आपकी है तो आपके लॉज भी केवल ब्रिटेन में चलेंगे, अमेरिका में नहीं चल पाएंगे। तो दिस स्लोगन बिकेम द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से धीरे धीरे आप देख रहे हो कैसे डेवलपमेंट चल रहा है। अब ये तो धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहे थे, देवर स्लो डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स अमेरिकन रिवॉल्यूशन। लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि ब्रिटेन तो इतने लंबे समय से रूल कर रहा था, अचानक क्या हुआ कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन इतनी स्पीड से फैला और कुछ ही सालों में अमेरिका आजाद हो गया। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा व्हाट आर द इमीडिएट सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, व्हाट आर द इमीडिएट कॉजेस। तो हम इमीडिएट कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखा हूं मैंने एज पर ट्रीटी ऑफ पेरिस कनाडा मूव्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। क्योंकि मैंने बताया 1763 में, इसके पहले 7 ईयर वॉर चला था और 7 ईयर वॉर में फ्रेंच की क्या हो गई थी, डिफीट हो गई थी। फ्रेंच हारने के बाद कनाडा किसके पास चले जाएगा, कनाडा यहां से हाथ से निकल जाएगा और वो ब्रिटिश के पास आ जाएगा अंडर ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद फ्रेंच से कनाडा आ जाता है ब्रिटिशर्स के पास। As a result of it, significant changes were witnessed in the America। और मैंने बताया उन्होंने कैसे टैक्स वगैरह लगाए, नेविगेशन एक्ट लाए, स्टैंप ड्यूटीज लाए, फिर शुगर एक्ट लाए, हम लोगों ने देखा क्वार्टरिंग एक्ट्स वगैरह लाए, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए। और सडन चेंज जब हुआ नेचर का तो ये चीजें किसको जन्म दे देती है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नो लॉन्गर वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फ्रेंच इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ। बोले अब कनाडा में फ्रेंच तो रहे नहीं, अब अमेरिकन को कितना भी परेशान करो ऊपर से इनको मदद तो मिलने वाली है नहीं, ऊपर से हमने एक नई कॉलोनी भी ऐड कर ली दैट इज कनाडा। ये चीज भी आपको याद रखना। द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग द अमेरिकन फ्रॉम द साइड ऑफ फ्रांस वाज आल्सो नो मोर। ये भी आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे डेवलपमेंट चल रहा है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब न्यू टैक्सेस इंपोज करना शुरू करे ड्यूरिंग 1764 टू 67, हमने देखे नंबर ऑफ टैक्सेस इंपोज करे,
जब अमेरिकन ने उसको पे करने से मना कर दिया तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स हर्ट हो गए, उन्होंने बोला अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा, और जब उन्होंने फोर्सेस भेजी तो अब इनके बीच ऑफिशियली लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। सो बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो अमेरिकन रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, और जब अमेरिकन ने टैक्सेस वगैरह पे करने से रिफ्यूज किया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी फोर्सेस को भेजा अमेरिका के अंदर, ताकि ये सारी चीजों को क्रश किया जा सके और कॉलोनी को अंडर कंट्रोल किया जा सके, जिसके बाद यहाँ पर एक ऑफिशियली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग राइटर्स आ जाते हैं। थॉमस पेन, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, कॉमन सेंस, और वो क्या बोल रहे हैं कॉमन सेंस में, इट वाज ओनली नेचुरल फॉर द ब्रिटिश कॉलोनीज टू रेबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट डिड नॉट कंसिडर देयर नीड्स, बोले उनके अगेंस्ट तो आपको रेबेल या रेबेलियन करना ही पड़ेगा, जो आपकी नीड्स वगैरह का ध्यान नहीं रखती। तो आपको ध्यान रखना, थॉमस पेन कौन सी बुक लिखते हैं, कॉमन सेंस लिखते हैं। थॉमस पेन ने अपनी पंपलेट भी डाला था, बुक भी लिखी थी कॉमन सेंस नाम की, और उन्होंने अमेरिकन को बोला था टू थ्रो अवे द ब्रिटिश रूल, बोले ऐसे ब्रिटिश रूल को, ऐसे अत्याचारी रूल को तो आप उखाड़ फेंको। अब धीरे धीरे सारे डेवलपमेंट चल रहे थे, पर अचानक से एक ऐसा दिन आता है कि सारी चीजें बहुत ज्यादा रेडिकल हो जाती हैं। दैट वाज द बॉस्टन टी पार्टी। अब ये बॉस्टन टी पार्टी क्या था उसको समझने के पहले यहाँ पर देखो, मैंने पिक्चर भी देखा है, बॉस्टन टी पार्टी है, ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं, कहां पर मिल रहे हैं, नाम से जाहिर है बॉस्टन में मिल रहा है। व्हेन द सर्कमस्टांसेस इन अमेरिका वर ग्रेजुअली टर्निंग रेडिकल, द टी पॉलिसी ऑफ पीएम लॉर्ड नॉर्थ प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रोक। अब ये टी पॉलिसी क्या थी, व्हाट इज दिस टी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड नॉर्थ? तो भाई देखना, आपको पता उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी हुआ करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे यहाँ पर भी रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और ये सारे डेवलपमेंट भी इसी समय पर चल रहे हैं। तो देखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हमारे यहाँ पर इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया था, क्योंकि हमको ये पता चला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा लॉसेस चल रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ब्राइब्स वगैरह ले रहे थे और कंपनी के लिए वर्क नहीं कर रहे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉसेस से बाहर निकालना था, बोले लेकिन कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारी चाय हुआ करती थी, टी, और ये टी वो कहां से लाई थी, फ्रॉम चाइना। अब वो चाइना से टी तो थी उसके पास, लेकिन अगर उसको टी को कहीं भी भेजना है तो पहले लंदन जाना पड़ेगा, लंदन जाके टैक्सेस देना पड़ेंगे, और फिर लंदन से अमेरिका ले जाना पड़ेगा। बोले तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, बोले तो प्रॉब्लम है। तो बोले अब क्या करो? तो बोले टी को एक काम करो, विदाउट लंदन ही सीधे कहां पहुंचा दो, अमेरिका पहुंचा दो, बट बाय पेइंग सम ड्यूटीज टू द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब चाय के आप जहां जहां लंदन मत लाओ, ड्यूटीज पे करने, आप थोड़ा बहुत ड्यूटीज दो, और सीधे इन चाय के जहाजों को कहां लेके चले जाओ, अमेरिका लेके चले जाओ। अब इससे अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले एक तो आपने इक्वालिटी फॉलो नहीं करी, बोले हमारे जहाजों को आप लंदन बुलाते हो और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट अमेरिका भेज दिया, बोले इससे तो हमारा ट्रेड हैम्पर हो जाएगा। प्लस दूसरा, अमेरिकन स्मगलिंग भी करते थे, बोले हम तो कोई ड्यूटी देते ही नहीं है, चाइना से डायरेक्ट टी बुलाते हैं और पीते पीते हैं बढ़िया अपनी, तो हमको तो ड्यूटी वगैरह देना नहीं पड़ती है, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी चाय ले आएगी तो ये तो हमारा ट्रेड डिस्टॉर्ट हो गया, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अमेरिकन के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी बनाया था खुद से बनाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज अमेरिका पहुंचते हैं तब क्या होता है? तब होता है ये, जैसे ही वो जहाज अमेरिका पहुंचते हैं तो होता है ये, तो वहां के लोग क्या करते हैं, जहाज पे चढ़ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के और सारी चाय को पानी में फेंक देते हैं। इसी को बोला जाता है दैट इज द बॉस्टन टी पार्टी। क्या बोला जाता है इसको? बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी के बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी, और कैसे हो गई थी वो मैंने याद ये रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने देखो पहले आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सिचुएशन। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्सी बट इट वाज हैविंग ह्यूज स्टॉक ऑफ टी। दिस टी वाज टू बी एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, लेकिन अमेरिका जाना है तो बोले लंदन से जाना पड़ेगा। तो इसको क्या दे दिया, लॉर्ड नॉर्थ ने बोला कि ठीक है एक्सेप्शन है, आप मत आओ लंदन से, थोड़ी बहुत ड्यूटी वगैरह पे करो और डायरेक्ट कहां निकल जाना, अमेरिका निकल जाना, हमको कोई भी इशू नहीं है। लेकिन इसके कारण इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑफ अमेरिकन वर बीइंग हैम्पर्ड, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया तो 1773 में फर्स्ट टी शिप जब ईस्ट इंडिया कंपनी का बॉस्टन पहुंचा, बॉस्टन पोर्ट पे पहुंचा, सो ग्रुप ऑफ अमेरिकन लेड बाय सैमुअल एडम्स एंटर द बॉस्टन पोर्ट एंड थ्रू द टी बैग्स इनटू द सी। उन्होंने पूरी चाय पत्ती को समंदर में फेंक के वेस्ट कर दिया। अब दिस वाज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश। बोले ब्रिटिशर्स ने बोला अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा, अब अमेरिकन को सबक सिखाना पड़ेगा। दिस इंसिडेंट केम टू बी नोन एज बॉस्टन टी पार्टी ट्रिगर्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिकन पैट्रियट्स एंड द ब्रिटिश फोर्सेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, अब इनके बीच क्या होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। The Boston Tea Party was taken as serious challenge to the authority of British Crown. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ हार्श लॉस बनाना स्टार्ट कर दिए, इंक्लूडिंग द इंटॉलरेंस एक्ट ऑफ 1774. These act took away self government and rights enjoyed by the people where Boston Party was held. बोले अब जो बॉस्टन के लोग हैं ना जिन्होंने काम किया है, बोले अब उनके सेल्फ गवर्नमेंट के हम राइट्स वापस ले ले रहे हैं, है ना।
और उनपे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह इंपोज कर रहे हैं, तो अब ये बॉस्टन के लोगों को तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। व्हेन ब्रिटिश फोर्सेस स्टार्टेड लैंडिंग ऑन द अमेरिकन सॉइल इन 1779 द फाइट ब्रोक आउट। बोले जब ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा, और 1779 में जैसे ही ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश फोर्सेस अमेरिका की जमीन पे उतरती हैं, तब इनके बीच में ऑफिशियली लड़ाई होना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि हॉर्श लॉस को इंपोज करना था, तो ब्रिटिशर्स ने फोर्स भेजी, और फोर्स कब पहुंचती है अमेरिका, दैट इज इन 1779, तब इनके बीच में ऑफिशियली लड़ाई होना स्टार्ट कर देती है। अब देखना, इनिशियली देखा जाए तो अमेरिकन ब्रिटिशर्स से लड़ना नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिशर्स बहुत माइटी फोर्स है, और हम लोग तो सिविलियंस हैं, हम अमेरिका की ब्रिटेन की फोर्स से नहीं लड़ सकते। तो मोस्ट ऑफ द अमेरिकन डिड नॉट वांट अ फाइट, क्योंकि वो तो ट्रेडर्स वगैरह हुआ करते थे, वो अपने व्यापार में अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाना चाहते थे। दे सेंट ऑलिव ब्रांच पिटीशन, उन्होंने पिटीशन वगैरह भी भेजी, जिसको बोलते हैं ऑलिव ब्रांच पिटीशन, टू द ब्रिटिशर दैट वी डोंट वांट टू फाइट विद यू। लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी और ब्रिटिशर्स ने और ज्यादा हार्श लॉज वगैरह बनाना शुरू कर दिए, उनके ऊपर ट्रीटीज इंपोज करना शुरू कर दी। सो 4 जुलाई 1776, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, द 4 जुलाई 1776, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, मैंने बताया था अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी, वो सारे फिलाडेल्फिया के अंदर मिलते हैं, एंड प्रोक्लेम्ड अमेरिकन इंडिपेंडेंस, और डिक्लेयर कर देते हैं दैट अमेरिका इज नाउ एन इंडिपेंडेंट नेशन, और ऑफिशियली अब इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड द फाइट कमेंस्ड ऑफिशियली। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने दे रखा आपको फिलाडेल्फिया के बारे में, फिलाडेल्फिया की डेट याद रखना, दैट इज 4 जुलाई 1776। इजी था। अब ये जो लड़ाई इनकी शुरू हुई, कब शुरू हुई? 1776 से स्टार्ट हुई। तो वॉर खत्म कब होता है? द वॉर एंडेड इन द 1783 with the Treaty of Paris and USA emerged as an independent sovereign nation। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मतलब 1776 से 1783 तक लड़ाई चली, और 1783 में एक नया देश बन करके आता है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब देख सकते हो आप अमेरिका का जन्म कैसे हुआ, वो मैंने आपको सारी स्टोरी वगैरह बता दी। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने के पहले फ्रेंड्स मेरे पास आपके लिए एक और बार इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग भी यूपीएससी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, that too at most affordable price of rupees 4500 only, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन परसीवरेंस आईएएस को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको फुल 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स मिल जाएगा, जहां पर कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे इस नंबर 9113912223 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब आगे देख लेते हैं कि अमेरिका ने आजादी तो पा ली, बट हाउ? इंडियंस को नहीं मिल पाई इतनी जल्दी आजादी। हमारे यहां पर भी कई रिवॉल्यूशन हुए, बट हम तो आजाद नहीं हो पाए, बिकॉज द रोल ऑफ फ्रांस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। बोले फ्रेंच क्यों मदद कर रहे हैं अमेरिकन की? बोले देखो, एक तो फ्रेंच ब्रिटिशर्स के दुश्मन, प्लस दूसरी चीज फ्रेंच की कॉलोनी को कौन छुड़ा रहा था? ब्रिटिशर्स छुड़ा रहे थे। वो अफ्रीका में भी छुड़ाना चाहते थे, वो इंडिया में भी लड़ाई कर रहे थे फ्रेंच से, और उन्होंने पूरा का पूरा कनाडा छीन लिया था फ्रेंच के साथ। तो फ्रेंच का जो दर्द था कॉलोनी लूज करने का, वो चाहते थे, अब ब्रिटेन भी यही दर्द सा है। तो उन्होंने क्या किया था? विक्ट्री ऑफ अमेरिका इन वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश was more of a French victory than the Americans। बोले जो हम बोलते हैं ना कि अमेरिकन एक्चुअली ब्रिटिश के ऊपर नहीं जीते, इट इज द फ्रेंच हु वॉन ओवर द अमेरिकन ब्रिटिशर्स। बोले फ्रेंच जीता है ब्रिटिशर से, ना कि अमेरिकन जीते। क्यों? बोले क्योंकि फ्रेंच ने बहुत ज्यादा मदद की, बोथ मिलिटरीली एंड मटेरियली, दैट टर्न द टेबल एंड इट लेड टू द विक्ट्री ऑफ अमेरिकन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यों? बोले बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया फ्रेंच ने। बोले कितना? 5 मिलियन लीवर, जिसके कारण इवन फ्रेंच में आगे चल के रिवॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंच में बैंकरप्सी वाला काम हो जाएगा। was spent by France in support of American। फ्रेंच सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी, फ्रेंच सोल्जर ने अमेरिकन को ट्रेंड करा टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच कमांडर ट्रेंड अमेरिकन, उन्होंने अमेरिकन को ट्रेंड वगैरह करा, क्योंकि अमेरिकन तो क्या थे? सिविलियंस हुआ करते थे। आर्म्स एंड एम्यूनिशन वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द फ्रांस टू द अमेरिका, जिसके कारण अमेरिकन लड़ाई लड़ पाए। So with this French support, it would have been almost impossible for the American to fight against British rule without this French support। तो ये ध्यान रखना, अगर फ्रेंच सपोर्ट नहीं मिलता तो अमेरिकन के लिए इम्पॉसिबल था ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़के आजाद हो जाना। क्योंकि देखा जाए तो अमेरिकन तो कौन थे? देवर एक्चुअली सिविलियन। उनके पास कोई आर्मी एक्सपर्टाइज वगैरह नहीं था, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था। तो सारा आर्मी एक्सपर्टाइज, पैसा, पावर सब किसने प्रोवाइड करा था? दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द फ्रांस। अब देख लेते हैं आगे सरेंडर कैसे होता है। द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय कॉर्नवालिस। ये वही कॉर्नवालिस है जो यूएसए में सरेंडर करके आएगा, और कहां इसको भेज दिया जाएगा? इंडिया भेज दिया जाएगा। और इंडिया आके अब ये ध्यान रखेगा, देखना अभी बताता हूं,
कॉर्नवालिस ने सरेंडर किया, कहां पर सरेंडर किया? यॉर्क टाउन इन 1781। अब ये सरेंडर करेगा और इसको तुरंत कहां भेज दिया जाएगा? इंडिया भेज दिया जाएगा। तो इंडिया आते से ही अब अपने रूल को कंसोलिडेट करेगा और थर्ड एंग्लो मैसूर और उसी का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, जहां पर टीपू सुल्तान को पूरा पावरलेस कर दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कॉर्नवालिस को पता था कि यूएसए हाथ से निकल गया है, तो अगर एक कॉलोनी हाथ से निकली तो अब दूसरी कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग होल्डली पकड़ना पड़ेगा। तो द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय कॉर्नवालिस इन यॉर्क टाउन। यॉर्क टाउन बोले क्या? ये फ्रेंच नाम है, जैसे न्यूयॉर्क आप नाम सुनते हो ना, तो बोले फ्रेंच में यॉर्क टाउन है, तो यूएस में भी यॉर्क टाउन हुआ करता था, वहां पर इसने सरेंडर किया था इन 1781। वाज द रिजल्ट ऑफ डिसाइसिव फ्रेंच असिस्टेंस टू द अमेरिकन। बोले फ्रेंच ने जो मदद करी थी उसी का रिजल्ट था कि आज ब्रिटिशर्स ने घुटने टेक दिए। द फ्रेंच गवर्नमेंट सपोर्टेड अमेरिकन टू मेक द ब्रिटिश फील द पेन ऑफ लूजिंग अ कॉलोनी। बोले जैसे फ्रेंच ने कनाडा को जब लूज किया था तो उनको जो पेन हुआ था, फ्रेंच चाहते थे वो ब्रिटेन भी उस पेन को फील करे। सारी चीजें आपको समझ में आई। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में, 1776 के बारे में मैंने आपको सारी डेट्स वगैरह भी बताई। बोस्टन टी पार्टी तक क्या था, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन क्या था, कैसे उन्होंने टैक्सेस वगैरह लगाए, कौन कौन से टैक्सेस लगाए, शुगर टैक्स लगाए, नेविगेशन टैक्स लगाए, क्या उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी, वो मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी। अब जो शुरुआत में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो एक बार यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो एक बार आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू करो और देखो आपको इनमें से कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं स्लाइड्स को पढ़ने के बाद। उसके बाद मैं आपको कुछ और दो टॉपिक भी बताऊंगा। दैट देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मर्केंटलिज्म एंड द अमेरिकन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो आपको पता ही होगा क्या है, मींस द मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब सारी प्रॉपर्टी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की रहती है, जहां पर गवर्नमेंट का रोल काफी लिमिटेड रहता है। और ये सारी चीजें कहां चलती है? अमेरिका में। अब ऐसा क्यों होता है अमेरिका में? बिकॉज अमेरिकन वर फर्म बिलीवर इन द फिलोसफी ऑफ कैपिटलिज्म, बिकॉज दे हैड ऑलवेज लेड अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। बोले उन्होंने सारी चीजें खुद से बनाई है, उनको कभी गवर्नमेंट की मदद नहीं मिली, उनको ब्रिटिशर्स की मदद नहीं मिली, तो वो हमेशा कैपिटलिज्म पे बिलीव करते हैं कि सारी चीजें खुद से करना है, मेरिट पे बिलीव करते हैं ऑलवेज। दे वर सेल्फ मेड पीपल इकोनॉमिकली एंड स्ट्रगल हार्ड ओवर जनरेशन टू एक्यूमुलेट वेल्थ। उन्होंने वेल्थ को बनाने में जनरेशंस लगा दिए, खुद से बने हैं, खूब मेहनत करी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ स्ट्रगल अमेरिकन रिसीव नो हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। उनको कभी भी कहीं से मदद नहीं मिली, इसलिए वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते, बिकॉज दे डिड नॉट रिसीव एनी हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी। अमेरिकन लव नथिंग मोर देन देयर प्रॉपर्टी। उनको उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वेल्थ से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। और जब ब्रिटिशर्स इस वेल्थ को ले जाने की कोशिश करेंगे तब अमेरिकन रिवोल्ट करेंगे, द फॉर्म ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, एंड अमेरिका बिकेम an independent nation because the process of their economic development was extremely trying and extremely hard। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। They always fought a tough battle against the heavy odds in which the best survives। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पर फिट बैठ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया क्या, अमेरिका में तो क्या चलता था? कैपिटलिज्म। अमेरिका के जो लोग थे वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर पे भी बिलीव करते थे। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर मतलब बोले सेल्फ सफिशिएंसी, बोले जो करना है खुद से करो। बोले यूनिकनेस, बोले हमारा कल्चर भी एकदम यूनिक है। मैंने बताया बोले वो फ्रेंच वाला इटली के साथ भी मिल गया, फ्रेंच वाला ब्रिटिश को भी घुमा रहा है, राइट। वो ऑटोनॉमी को हमेशा पसंद करते हैं, वो इंडिपेंडेंस को हमेशा पसंद करते हैं, वो फ्रीडम को हमेशा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बोले हमेशा इंडिविजुअल रहे, बोले इनकी कोई मदद करने के लिए नहीं आया, कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। तो ये सब के कारण मैंने आपको बताया कि अमेरिका में तो क्या चलता था? बोले कैपिटलिज्म। तो बोले ब्रिटेन में क्या चलता था? बोले ब्रिटेन यूज करता था द पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म। अब बोले मर्केंटलिज्म क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना आप, व्हाट इज दिस मर्केंटलिज्म? मर्केंटलिज्म में एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड। मोनोपोली नहीं बोला मैंने, बोला मोनोपोलिस्टिक। अब मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसीज दैट वर प्रैक्टिस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? देखना, जैसे एक एग्जांपल देता हूं इंडियन रेलवे का। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेन के डब्बे बना रहा है, आप भी बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूं, और भी लोग बना रहे हैं। हम कितने भी लोग ट्रेन के डब्बे बना ले, लेकिन उसको खरीदने वाला कौन है? सिर्फ ओनली वन बायर इज देयर। सेलर्स आर मल्टीपल बट बायर इज ओनली वन, दैट इज द इंडियन रेलवेज। आप कितने भी सामान बना लो ट्रेन के, लेकिन खरीदेगा कौन? इंडियन रेलवेज। अगर इंडियन रेलवे सिंगल बायर है तो वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट करेगा। तो बस यही ब्रिटिशर्स भी चलाते थे, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। बोले सारी चीजों को पहले लंदन लाओ, और लंदन लाओगे तो लंदन इज द सोल बायर, और अगर लंदन में पहले सारी चीजें खरीदाएंगी और फिर वो लंदन से एक्सपोर्ट होंगी, तो ब्रिटिश इज द प्राइस मेकर, और वो हमेशा इसमें सारी कॉलोनीज का एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करता था, जो चीजें अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो आपको ये समझ में आया होगा, मैंने सारी चीजें आपको बताई। ब्रिटिश मर्केंटलिज्म पॉलिसीज भी बताई, यहाँ पर मैंने दे रखी है, जिसके कारण उनका हमेशा फेवरेबल एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस हुआ करता था। मर्केंटलिज्म बताया, कैपिटलिज्म बताया। अब आगे चल के एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, दैट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1776
ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली अमेरिका बट यूरोप एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर दिखाई देने वाला है। द आइडियाज लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वर पॉपुलराइज्ड एंड एब्सॉर्ब्ड बाय द कॉमन मासेस एवरीवेयर। बोले ये कॉन्सेप्ट्स कहां से निकले थे? यहीं से निकले थे। अब इट गेव फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी टू द वर्ल्ड। बोले अमेरिका पहली डेमोक्रेसी बनी दुनिया की, द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बोले जो इन आइडियाज पे बेस्ड थी लाइक द इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के ऊपर, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज गेन पॉपुलैरिटी एवरीवेयर, जिसके कारण डेमोक्रेसी के जो आइडियाज थे वो पूरी दुनिया में फेमस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स टू मैन वर पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन रिवॉल्यूशन। नेचुरल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स लाइक द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, वो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1789 ग्रांटेड अ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द अमेरिकन, और वो उन्होंने लिखा वहां पर, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखो इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन कितने सारे हैं। The act inspired similar guarantees in other parts of the world. The Declaration of Rights adopted by France in August 1791 was continuation in reflection of the same. जो ये सारे आइडियाज थे अमेरिका के, वो धीरे धीरे फ्रांस पहुंचना स्टार्ट करते हैं। फ्रांस क्यों पहुंचते हैं? बोले क्योंकि फ्रांस ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अमेरिकन की हेल्प करी थी। अब जब वो सोल्जर्स अपने देश लौट के आए, बोले यार लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के लिए हम लड़ाई लड़के आए अमेरिका में, और फ्रांस में तो ये सारी चीजें है नहीं, तो वो फ्रांस के किंग को भी मार देंगे और धीरे से फ्रेंच रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। So American Revolution gave the first modern written constitution to the world। और उसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कारण ही धीरे से क्या होने वाला है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी होने वाला है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म इन द मॉडर्न सेंस। बोले पहली बार किसी ने राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, दैट वाज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और बाद में उसने डीकोलोनाइजेशन को भी स्टार्ट कर दिया अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने, क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक ही पर्पस था कि फ्री ट्रेड करो। फ्री ट्रेड मतलब कैपिटलिज्म। और फ्री ट्रेड कब होगा? जब मर्केंटलिज्म को खत्म किया जाएगा। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? बोले डीकोलोनाइजेशन करना जरूरी है। तो अमेरिका वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने सीरीज ऑफ ट्रांस अटलांटिक रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। ट्रांस अटलांटिक मतलब अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ। अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ। अटलांटिक ओशन की एक तरफ तो था बोले यूएसए, और दूसरी तरफ क्या हुआ करता था? यूरोप एज वेल एज इंडिया। तो यहाँ पर यूरोप और यूरोप की कंट्रीज में अलोंग विद इंडिया यहाँ पर भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांस अटलांटिक रिवॉल्यूशन को इसने जन्म दिया। इट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस बिकॉज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फ्रांस पार्टिसिपेशन इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज एग्जॉस्टेड फ्रेंच ट्रेजरी। बोले फ्रांस ने 5 मिलियन लीवर्स जो खर्च किए थे ना, उससे फ्रांस की तिजोरी खाली हो गई थी। तो बोले फ्रांस के जो सोल्जर जो अमेरिका में लड़के हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के लिए, बोले फ्रांस में ही नहीं है, तो बोले हमको भी चाहिए वो सारी चीजें। फ्रेम ऑफ रिवॉल्यूशन रीच्ड इन आयरलैंड। तो बोले आयरलैंड में भी 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। स्पेन में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। स्पेनिश रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण और आगे चलता है तो ब्रिटेन और फ्रांस में और भी काफी लड़ाइयां होती हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कारण। क्यों? क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फ्रेंच ने अमेरिकन की मदद की थी, तो अब अमेरिकन के कारण अमेरिका तो आजाद हो गया बोले, लेकिन अब क्या हुआ? ब्रिटिश और फ्रांस आपस में दुश्मन बन गए, जिनके कारण उनकी आगे चल के खूब ज्यादा लड़ाइयां होंगी, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट जो था वो कहीं ना कहीं सीमित नहीं था, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड था, वो बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण आप क्या बोल सकते हो कि द इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज नॉट ओनली इन अमेरिका बट ऑन द होल वर्ल्ड। और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है। वी हैव आल्सो अडॉप्टेड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ढेर सारी चीजों को अडॉप्ट किया है। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी और सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी या एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप हमारी इस एप्लीकेशन परसीवरेंस आईएएस को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां फुल कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं विद 1 ईयर वैलिडिटी, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे इस नंबर 9113912223 पर मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।